हेलो स्टूडेंट। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे और गैल्वेनोमीटर के इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंचे थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे जहाँ पे हमने इक्वेशन देखिए क्या क्या हुआ था पीछे। सिंपल, जो देखिए आपका टॉर्क है, मैकेनिकल टॉर्क जो होगा उसके लिए जो हमने फार्मूला डिसाइड किया है वो क्या है। देखो जो फार्मूला मैकेनिकल टॉर्क का निकल करके आता है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ये होता है टॉर्क का फार्मूला। और नॉर्मल टॉर्क जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया वो ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल हुई है इस गैल्वेनोमीटर के लिए, इस चुंबक की या मैग्नेट की, उससे इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क डेवलप होता है। वो टॉर्क का फार्मूला हमारा ये आया हुआ है। ठीक है, IAB। और मैकेनिकल टॉर्क का जो फार्मूला है कुछ इस तरह से आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को हमने इक्वेट किया और इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए डी थीटा बाई डी टी को हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिया है। ठीक है, एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है वो ये बताएगी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। देखिए नाउ if we consider the current flows in the coil for a short duration डेल्टा टी ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और कंसिडरेशन की जा रही है। क्या कंसिडरेशन की जा रही है कि जो करंट इस क्वाइल में फ्लो हो रही है, जो आपकी ये क्वाइल है इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसको हम लोग बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं थोड़े से समय के लिए, एकदम डेल्टा टी टाइम के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं देखिए अभी समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग करंट को फ्लो करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई हुई है ये हम लोग मान के चलेंगे इनिशियल वेलोसिटी है, यानी डेल्टा टी जो है वो बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन पे अगर आई करंट फ्लो होगी तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। जो आपका क्वाइल है, ये आपकी क्वाइल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, और जब क्वाइल डिफ्लेक्ट करेगी तो होगा क्या, इसमें कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। उसी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए टाइम ड्यूरेशन को बहुत शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि इसको हम इनिशियल टाइम बाद में कंसीडर कर लेंगे। ऐसा मान के चलेंगे t इक्वल टू 0 पर ही ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रही होगी। ठीक है, ये कंसीडरेशन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 2 है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एन ए बी इंटू डी टी। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन जो होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए। ठीक है, कहां से कहां तक के लिए, 0 से डेल्टा टी के तक के लिए। ठीक है, इन दोनों का टाइम के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है।
जीरो से डेल्टा टी टाइम जो है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जब जीरो पर ये रहा होगा समय, टाइम जीरो रहा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो रही होगी। लेकिन जब डेल्टा टी ड्यूरेशन स्मॉल, थोड़ा सा भी टाइम बढ़ा और जब करंट फ्लो हुई, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रही होगी उसको हम ओमेगा नॉट मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे ले लीजिएगा एक और चीज, वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, the angular velocity of the coil at the end of duration delta t will be ओमेगा नॉट। ठीक है, एक और कंसिडरेशन यहाँ पे किया गया। ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, क्योंकि तब कोई करंट फ्लो नहीं हुई। लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं डेल्टा टी टाइम के लिए, तो जब ये टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो अंत में बचेगी वो कितनी है, ओमेगा नॉट। ठीक है, देखो कोई भी क्वाइल या कोई भी आप ले लीजिए, लैमिना शीट, जिसको भी ले लीजिए, अगर या सिंपल ये पेन है, इसको आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा फोर्स लगा करके रोटेट कराइए, तो ऐसा नहीं होगा कि जितने ड्यूरेशन तक के लिए फोर्स वर्क किया उतने में ही ये स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये स्टॉप नहीं होगा क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये मोशन में रहेगा। ठीक है, तो जिस ड्यूरेशन पर करंट का अमाउंट हटा लिया गया, जो आई करंट फ्लो हो रही थी उसको स्टॉप कर दिया गया, तब भी इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। वो एंगुलर वेलोसिटी आखिरी समय पर ओमेगा नॉट लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है हमें, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो होगा जीरो टू ओमेगा नॉट बचेगा। ठीक है, आई इंटू डी ओमेगा, देखो dt से dt यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा या हट जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और डेल्टा t पर जब डेल्टा t इंड होने वाला था या खत्म होने वाला समय, तब ओमेगा नॉट हम लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए लिमिट यहाँ पर वो ओमेगा नॉट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या चेंजिंग आएगी, एन ए बी तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला। बदलेगा क्या, देखो जीरो टू डेल्टा टी आई डी टी, करंट का अमाउंट बदलेगा इस ड्यूरेशन के अराउंड में। ठीक है, उसको हम लोगों ने आई डी टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और ये जो करंट का अमाउंट जो चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात थोड़ी सी, ये टॉपिक समझ लीजिएगा। जो करंट है वो ट्रांजिएंट करंट इस्तेमाल हो रही है, तभी वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगी। ठीक है, तो वो लिखना हम भूल गए, यहाँ पे लिखिएगा रिस्पॉन्स टू ए ट्रांजिएंट करंट। जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोगों ने ट्रांजिएंट करंट में इस्तेमाल करके उसका रिस्पांस देखना चाह रहे हैं कैसा आता है। ठीक है, या उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आती है, जो एंगल आपका है वो किस तरीके से बदलेगा उसमें। ठीक है, या उसमें जो रोटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये टॉपिक यहीं पे हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, ये ट्रांजिएंट करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ये रिस्पॉन्स देख रहे हैं। ठीक है, तभी ये टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट आई फ्लो हो रही है ये ट्रांजिएंट करंट मान के चलिए। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज होती है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कोई गैल्वेनोमीटर है जिसकी कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है, उसी को स्टडी कर रहे हैं। ये करंट आई जो फ्लो हो रही है इसको हम ट्रांजिएंट मान के चल रहे हैं। ठीक है,
अब देखो इसको सॉल्व करो। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कॉइल का, वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कि शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, वो तो नहीं बदलेगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा ओमेगा नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ओमेगा होगा और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू ओमेगा नॉट, ठीक है। इसके बाद इस साइड की देखो, यहाँ पे क्या होगा, करंट आई का जब इंटीग्रेशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखो आई डी टी लिखा गया है, आपको पता होगा ये चीज, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। इसको हम लोग आई डी टी के फॉर्मेट में जो लिखा गया है इसको लिख सकते हैं डी क्यू के बराबर, यही तो करंट होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन द सर्किट। तो ये आई डी टी की जगह पे डी क्यू हो जाएगा। जब ये डी क्यू हो जाएगा तो लिमिट भी बदलेगी, ये 0 टू चार्ज मैक्सिमम क्यू नॉट तक, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होगा और जो डेल्टा टी टाइम एंड तक जो चार्ज फ्लोइंग होगी मान लेते हैं क्यू नॉट, ठीक है, या क्यू है जो भी मान चलिए, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर लिमिट कैसे बदल रही है इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। टाइम की लिमिट जो है वो जब इंटीग्रेशन डी ओमेगा हो गया तो यहाँ पे लिमिट भी ओमेगा के एंगुलर फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी। ये डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट जो है वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बदलती जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ऊपर इंटीग्रेट हुआ था तो वो टाइम की लिमिट थी 0 टू डेल्टा टी ड्यूरेशन। फिर जब ये डी टी और डी टी टाइम, ये जो पार्ट है ये कैंसिल आउट हो गया या हट गया तो बचा क्या, डी ओमेगा। और अब जो लिमिट लगेगी वो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की लगेगी। टाइम टी इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे कितनी वेलोसिटी रही होगी, 0 रही होगी क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। और डेल्टा टी ड्यूरेशन टाइम पर आखिर में जो एंगुलर वेलोसिटी बची वो ओमेगा नॉट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन डेल्टा टी विल बी ओमेगा नॉट, ठीक है। ये एक और कंसिडरेशन यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा डैश नहीं है, ठीक है। अब वो लिमिट इसी तरह से इसकी भी चेंज हो जाएगी। टाइम टी इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 था और डेल्टा टी ड्यूरेशन टाइम पर मान लेते हैं क्यू अमाउंट का चार्ज उसमें फ्लो हो रहा था। अब ये इंटीग्रेशन करके लाइए, देखिए क्या आएगा, आई ओमेगा नॉट इक्वल टू एन ए बी इंटू क्यू, कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन हो करके आएगा हमारा, ठीक है। यहां से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो आई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा नॉट इक्वल टू एन ए बी क्यू बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। ये कुछ हम लोग कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्यू के बारे में लिख लीजिए, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज passed during the टाइम डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी समय में कितना चार्ज पास होकर के गया है उस सर्किट में, वो ये क्यू है, ठीक है। अब नाउ वी हियर एक और कंसिडरेशन जो होगी जो हम लोग कहने जा रहे थे, वी नाउ एज्यूम दैट for all practical purposes the coil starts moving आफ्टर डेल्टा टी टाइम। ये कंसिडरेशन हम करेंगे, ठीक है। ऐसा मान के चलेंगे, ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन की जा रही है, डेल्टा टी को इतना स्मॉल लेकर के हम चलेंगे कि प्रैक्टिकल पर्पजेज में उसको मेजर नहीं किया कर पाएंगे, ठीक है, इतना स्मॉल होगा।
तो ऐसा मान के चलेंगे डेल्टा टी के बाद ही वो कॉइल मूविंग स्टार्ट की है, तो डेल्टा टी टाइम तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो ओमेगा नॉट हो गई, ये डेल्टा टी टाइम तक हुई थी। पर इसको हम लोग अब यहीं से जीरो लेकर के चलेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि टाइम जो हमारा था वो स्टार्ट यहीं से हो रहा है, यानी जैसे टाइम स्टार्ट हुआ वैसे ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट रही होगी। ठीक है, इसको बहुत ही नेग्लिजिबल मान करके जीरो के अप्रॉक्स में मान लेंगे। ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही बात यहाँ पे एक कंसिडरेशन के फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा मान के चलेंगे, हियर इनिशियल कंडीशन विल बी, इनिशियल जो कंडीशन होगी वो कैसी हो जाएगी कॉइल की, देखो when t इक्वल टू जीरो, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी ओमेगा नॉट। ठीक है, थीटा इक्वल टू एंगल तो जीरो है, लेकिन डी थीटा बाई डी टी जो है ये ओमेगा नॉट है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये इनिशियल कंडीशन ऐसी आइडियली नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, आइडियल केस में नहीं होगी, पर प्रैक्टिकल केस में ऐसा मान लेते हैं। आइडियल केस में नहीं होगा, जब थीटा जीरो है तो डी थीटा बाई डी टी भी जीरो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में हम लोग मान के चल रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे जो एंगल डिफ्लेक्शन रोटेशन है वो तो जीरो है, पर उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी को हम लोग बहुत स्मॉल लेकर के चल रहे हैं, इसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहीं से हम लोग टाइम की काउंटिंग जीरो डेल्टा टी जहां तक हो गया, देखो यहाँ जीरो से डेल्टा टी तक टाइमिंग पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो टू ओमेगा नॉट हुई है, पर डेल्टा टी इतना छोटा है कि इसको हम लोग जीरो ही मान के चल रहे हैं अभी भी। तो और एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अधिक आई है, ठीक ठाक कंसिडरेबल है, तो इसको ओमेगा नॉट लेके चल रहे हैं। तो डेल्टा टी को जब जीरो पर लेके चल रहे हैं तब भी इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, उसी को यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में इन्वॉल्व किया गया है कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा नॉट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ये बात कही जा रही है प्रैक्टिकली। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे ऐसा कंसिडरेशन कर सकते हैं, पर आइडियली ऐसा नहीं होगा, थियोरेटिकल केस में ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, या आइडियल केस में, प्रैक्टिकली इसको ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा, सिंस restoring torque since the torque I डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, देखिए जो मैकेनिकल टॉर्क है ये क्या होता है, ये इज प्रोपोर्शनल टू, ये टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये मैकेनिकल जो टार्क आया है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन जो है, ये जो टॉर्क है ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन थीटा के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, ये मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे ये टॉर्जनल टॉर्क जो है वो किस तरह से होता है, जब किसी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं या रोटेट करते हैं तो जो टॉर्क उसमें डेवलप होता है उसके एंगल के प्रोपोर्शनल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉडी रोटेट तो ही होगी, ट्विस्ट होगी ना, देखिए इस बॉडी को या इस फ्रेम को ट्विस्ट ही किया जाएगा। ठीक है, इसको जब ट्विस्ट करेंगे तो जिसमें टॉर्क डेवलप होगा वो क्या होगा, वो टॉर्क जो आपका है वो इसके एंगल के प्रोपोर्शनल में होगा। तो जो एक टॉर्क जो यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर के आया था, एक बार उसको इसके इक्वल में कर दिया गया मैकेनिकल टॉर्क में, अब एक बार मैकेनिक्स में जो टॉर्क आएगा उसके इक्वल में हम लोग करके देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, वो टॉर्क जो होगा, यही टॉर्क जो आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये एंगल ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल। तो एक और इक्वेशन हमें मिल करके बन जाएगी यहाँ पे, वो इक्वेशन क्या होगी देखो, नाउ
द रिस्टोरिंग टॉर्क, ये रिस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग भी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में डिस्कस हो रही हैं, जो स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है दोनों जगहों पे, इसी में वो एंगल का जो टॉर्क डेवलप हो रहा है इसमें रोटेशन की वजह से, वो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा इस स्प्रिंग में और इस स्प्रिंग में, तो वही टॉर्क जो वहां पे प्रोड्यूस हुआ है वो इसके रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए यहां पे लिखा जा रहा है नाउ द रिस्टोरिंग टॉर्क इज दस माइनस सी इंटू थीटा, ठीक है। ये एंगल निगेटिव आ रहा है, साइन निगेटिव, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये सी जो है वो कांस्टेंट है, ये डिपेंड किस पे करेगा, स्प्रिंग पे, स्प्रिंग बदल नहीं रही है इसलिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंग की जो अपनी रिजिडिटी है या टॉरिजिनल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द इक्वेशन describing further motion of the coil, is then, अब देखो इक्वेशन जो क्या बन के आएगी, ध्यान देना, यहां पे इक्वेशन क्या बन के आएगी, माइनस सी इंटू थीटा, ठीक है, कुछ इस तरह से इक्वेशन, ये टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल में हो जाएगा। दो इक्वेशन बनाई गई है, एक इक्वेशन जो है सिंपल मैकेनिकल टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसके इक्वल में किया गया, और इसी टॉर्क को इसके इक्वल में किया गया क्योंकि जो स्प्रिंग लगी हुई है उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, स्प्रिंग को ट्विस्ट करो तो फिर दोबारा अपने आप उसी पोजीशन में आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें एक एडिशनल फोर्स डेवलप हो जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, उसकी अपनी रिजिडिटी, उसकी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बॉडी पर कोई एक्शन हम लगाएं तो वो जब एक्शन को हम लोग रिमूव करें तो बॉडी दोबारा अपने उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वही एक्शन जो उसमें स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर, वही इस जितना टॉर्क उस पर लगाया गया था उसी के इक्वल में होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए साइन यहाँ पे निगेटिव आया है, ठीक है। तो यहां से हमें एक और इक्वेशन बन जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, देखो ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, इसको अगर सॉल्व करना हुआ देखो क्या कर सकते हैं, इस तरह की इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए हैं, बार बार कर चुके हैं, प्लस सी बाई आई इंटू थीटा, आई को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में बन के आ गई, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, हियर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई, इसको ओमेगा लेके चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इक्वेशन 4 वी गेट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा सिंपल जिस मेथड से हमने पहले सॉल्व किया है, तो आपको रिजल्ट आएगा जो निकल करके वो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से आएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट होकर के आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, देखो कैसे टफ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है,
डी थीटा बाई डी टी की जगह पे यम ले लेते हैं, तो यम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा आई आएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ई टू दी पावर कांस्टेंट टर्म के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के साथ ई टू दी पावर आई थीटा या यम थीटा, यम कितना है ओमेगा आई इंटू थीटा, और प्लस ई टू दी पावर माइनस ओमेगा आई इंटू थीटा। कुछ इस तरह से इसका जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कांस्टेंट टर्म जो होंगे ए और बी इस फॉर्मेट के हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे देखो, ये यहां पे टी है, थीटा नहीं टी होगा। ये आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। जो कांस्टेंट है आपका वो देखो, दो कांस्टेंट है, दो डिफरेंशियल डबल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो कांस्टेंट आपके आए हुए हैं। यहां पे हम लोग कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करने के लिए डी थीटा बाई डी टी अप्लाई करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा आई ई टू दी पावर ओमेगा आई इंटू टी, ठीक है। यहां पर भी इसी तरह से होगा, प्लस बी या माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ये माइनस बी ओमेगा आई इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर लो। इनिशियल कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो, इनिशियल कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, इनिशियल कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो वहां पे रखो, तो थीटा इक्वल टू क्या था, जीरो, इक्वल टू ए प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पे, सेकंड इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन अप्लाई किया तो ये ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आया, आई ओमेगा ए माइनस बी, ठीक है। कुछ इस तरह से आया। यहां से क्या निकल के आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस बी। वो वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, या बी इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यहां पे पुट कर दीजिए, ये 2a हो जाएगा, 2a, ये वैल्यू हो जाएगी 2a इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन आई ओमेगा, या a इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 आई ओमेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से a की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस ओमेगा नॉट अपॉन 2 आई ओमेगा। a और b यहां से आ जाएगा क्योंकि b इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है। यहां से a और b निकल आया। जब a और b निकल आएगा तो क्या करोगे, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ए की जगह पे क्या है, ओमेगा नॉट अपॉन 2 आई ओमेगा ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, माइनस बी की जगह पे है ओमेगा नॉट अपॉन 2 आई ओमेगा, यही निगेटिव में है यही वैल्यू, ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2 आई, और ये वैल्यू किसकी होती है, ध्यान दो, ये वैल्यू साइन ओमेगा टी की आती है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा को एक्सपोनेंशियली अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं ये हमने बताया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, यही यहां पे लिखा गया है, ठीक है। यहां पे थीटा नॉट हमने लिखा है, हियर थीटा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करना बता दिया, पर आपको सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे उस तरीके से, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
पर कैसे सॉल्व करेंगे हम बता दिया एक बार, पर ये बार बार हम दोहराएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करना हमने सिखाया है ये हम बार बार दोहराएंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि अगर बार बार इसको हम करते रहेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको 1 2 बार 3 बार सिखाया गया है तो इसको करना सीखिएगा जरूर। और अगर नहीं आएगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा ये लेक्चर देखने के बाद कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो हम फिर से एक बार कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से बताएंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, बस सीखना है आपको, सीखिए, आराम से पास हो जाएंगे। पास होने की टेंशन मत लीजिए, पास होना बहुत कठिन नहीं है। पास होने के लिए 4 5 साल का पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए, रट लीजिए, उसके बाद जाके एग्जाम में बैठ जाइए, आराम से 70% मार्क आ जाएंगे। लेकिन सीखना और जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह से नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ठीक तरीके से, ठीक है। सीखने के लिए आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा एक एक चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसीलिए हम इतना समय दे रहे हैं, इसको आराम से समझा रहे हैं। ये सारी बातें ज़्यादातर टीचर स्किप कर जाते हैं, इसको डिटेल में नहीं बताते हैं, बस केवल हम लोगों को भी जब पढ़ाया जाता था तो टीचर तेजी से बताते चले जाते थे, बस ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है, इसीलिए हम, तो देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω0/ω sin ωt, ठीक है। कुछ इस तरह से थीटा आ जाएगा, जो एंगल आपका है उसकी इक्वेशन बन के आ गई इस तरह से। अब इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें, देखो यहाँ पे अगर आपको टाइम पीरियड पूछा जाए, देखो ये इक्वेशन जो है वो क्या दिखा रही है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन 11th में लिखी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड ईयर में मिलेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, नहीं तो 11th में बुक पलटिएगा, उसकी इक्वेशन एकदम डायरेक्ट इसी से मैच करेगी, ठीक है। कुछ इसी तरह से ये ω0 हो ना हो पर साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखी गई है, ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, ठीक है। विच डिस्क्राइब a simple harmonic equation यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की इक्वेशन जो बन के आई है वो ये है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से मोशन में है कि एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा अपने पाथ को रिटेन करती है। जैसे एक आप सिंपल स्ट्रिंग ले लीजिए, उसके एक एंड पर कोई पार्टिकल बांध लीजिए, उसको रोटेट कराइए इस तरह से, तो आप देखेंगे अगर फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कराएंगे तो एक टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद ये बॉडी दोबारा अपने पाथ को रिटेन करेगी बार बार। तो यही जो आपका मोशन हो रहा है, ये मोशन इस क्वाइल में होगा। ये क्वाइल जो आपकी है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप की गई है और उस पर फोर्स लग रहा है, रोटेशनल फोर्स इसको रोटेट करा रहा है, तो ये क्या होगा, बार बार अपने पाथ पर उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से रोटेट करेगी। एक रोटेशन के बाद एक फिक्स टाइम पर दोबारा फिर से वैसे रोटेट करनी शुरू हो जाएगी, लगातार रोटेट करती रहेगी, ठीक है। पर यहाँ पे होता क्या है, वो बॉडी लगातार रोटेट तो नहीं करती है आइडियली, ठीक है। यहाँ पे आइडियल केस में जो सिंपल हार्मोनिक आया है उसका अगर ग्राफ भी देखना चाहें, देखो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 5 है, हमने इक्वेशन नंबर नहीं डाला, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ देखना चाहें, देखिए ग्राफ क्या होगा आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है साइन थीटा को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी t=0 पर वैल्यू 0 रही होगी। कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, एम्पलीट्यूड हमेशा फिक्स होगा और टाइम पीरियड भी इसका फिक्स होगा, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा अपने पाथ को ऐसे रिटेन करेगा, लगातार इसी तरह से मोशन बना रहेगा, कभी भी ये 0 नहीं होगा इन्फिनिटिव टाइम तक, ठीक है। ये आइडियल केस है, इसीलिए यहाँ पे ये इस तरह का आ रहा है। जो अभी जो कमियां रह गई हैं इस आइडियल केस को डिस्टर्ब करने के लिए, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्यों ये रुक जाता है, ठीक है। आप कोई भी गैल्वेनोमीटर देखेंगे वो लगातार रोटेशन में नहीं रहता, वो रुक जाता है।
क्यों क्यों रुक जाता है वो हम लोग अगले लेक्चर में मेंशन करेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे इस एक्सिस पे आप टाइम दिखा दीजिएगा, इस एक्सिस पर एंगल थीटा है, ठीक है। ये लगातार इसी तरह से रोटेशन में बदल रहा है, इसी ग्राफ को फॉलो कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड के बाद ये पुनः अपने उसी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है, या उसी पाथ को दोबारा रिपीट करती है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये 11th का पार्ट है 2π/ω, और यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू क्या लेकर के चले हैं, देखो वही पुट कर देंगे √c/i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I/c हो जाएगा, 1/ω है, तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। यहां तक हम लोगों का लेक्चर है, ये इसका टाइम पीरियड आपका आ गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे जो पार्ट है वो क्यों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिटेन नहीं कर पाएगा, या एंगल जो है वो लगातार इसी तरह से बदलता नहीं रहेगा। कंफ्यूजन क्या आएगी, या यहाँ पे गड़बड़ी क्या आएगी, डिस्टर्बेंस क्या आएगी, ये इसी इक्वेशन से डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे हम लोग आइडियल इक्वेशन लेकर के चले हैं, कहाँ गई ये इक्वेशन नंबर 3 जो लेकर के चले हैं, यहीं पे दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पे हम आइडियल केस लेकर चले हैं, जो टॉर्क लग रहा है वो केवल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल में हो गया, पर जो टॉर्क इस पर लग रहा है, जो इसको ट्विस्ट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, उस पर एयर का भी फ्रिक्शन लगेगा। 3 तरह के फैक्टर वर्क करेंगे, एक एयर फ्रिक्शन होगा, क्वाइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आपको बताया था कोई भी क्वाइल एक इंडक्टर की तरह बिहेव करती है, उसके अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी इसका अपोज करेगा टॉर्क का। और एक और चीज है, इस क्वाइल को जिस फ्रेम पर हमने लेमिनेट करके बनाया हुआ, वाउंड किया हुआ है, वो फ्रेम होगा, उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होगी। वो ईडी करंट भी इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी इसका अपोज करेगी, ठीक है। तो 2 फैक्टर और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, 2 या 3 फैक्टर, एक एयर का रेजिस्टेंस, एक क्वाइल का ईएमएफ और एक ईडी करंट। 3 फैक्टर और जब इनबिल्ट हो जाएंगे इसके अंदर, तब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो एंगल का आएगा वो डिफरेंट आएगा, और वो अलग अलग केसेस में डिस्कस किया जाएगा। तब एक केस जो बन करके आ रहा है सिंपल सा, जिसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये नहीं होगा। ये 3 केसेस में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा, और 2 केसेस आएंगे जिसमें डैम्पिंग होगी, ठीक है। डैम्पिंग का मतलब जो ये एम्पलीट्यूड है ये घटता चला जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में और 0 हो जाएगा। और यही ओरिजिनली या आइडियली जो प्रैक्टिकली यही आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो केस हम लोगों को डिस्कस करना है, वो हम लोग अगले लेक्चर में उस केस को डिस्कस करेंगे, कैसे आपका एंगल लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। आपका लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।